हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विश्व कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने परमार एसएससी के जो जीके पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है पार्ट 5 का। ठीक है, उसका नेक्स्ट लेक्चर का रिवीजन देखने वाले हैं, लेक्चर नंबर 7 का। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर 6 तक का रिवीजन करवा दिया गया है, आप उसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो बाकी चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग रिवाइज करते हैं, लेक्चर नंबर 7 को। एंड जिनको अगर टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना है तो आप हमारा कूपन कोड एसकेफे लगा के ले सकते हैं, जिससे कि आपको 700 रुपये का पास प्रो मात्र 615 रुपये में मिल जाएगा। बाकी अगर बात रहे इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो आपका ये अगर एमसीक्यू के फॉर्मेट में अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी हम लेक्चर करवाते हैं तो उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 5th लेक्चर में जितने भी फैक्ट्स हुए थे तो उसको मैंने एमसीक्यू टाइप में कन्वर्ट करके जो है टेलीग्राम पर उसका पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो आप चाहें तो एमसीक्यू लगा करके भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके लिए करता रहता हूँ, तो बदले में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमें ज़्यादातर सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट मीन्स कि इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने तक लिमिटेड मत रखिए। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो जैसी लगती हो, अच्छी लगती हो या बुरी लगती हो, या जो भी कुछ इंप्रूवमेंट देना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो बाकी वो लोग कर लीजिएगा। बाकी चलिए मैं आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। एंड लेक्चर नंबर 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि कौन जो है पाटलिपुत्र के युद्ध में जो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो घनानंद को हराते हैं, और उसके बाद जो नंद वंश है वो खत्म होकर के मौर्य वंश की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो घनानंद को यहाँ पर जो है हराते हैं। बाकी याद रखिएगा चंद्रगुप्त के बारे में कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो है एक मेगास्थनीज जो है यात्री आया था, ठीक है, जो कि सेलुकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। और मतलब यही चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सेलुकस निकेटर की जो पुत्री थी जिसका नाम हेलिना था, उनसे विवाह भी कर रखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाकी एक चीज़ मैंने नहीं बताया आपको कि ये जो घनानंद को हराया था इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसकी मदद से हराया था, तो कौटिल्य या चाणक्य की मदद से यहाँ पर जो हराया था इनको, ठीक है। बाकी मेगास्थनीज के बारे में याद रखिएगा कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका है, जिसमें भारत समाज जो भारतीय समाज था वो 7 वर्णों में विभाजित था, जो कि एक्चुअल में था नहीं, लेकिन इसमें 7 वर्णों में विभाजित कर रखा था। जैसे कि पहला है PCS2 काउंसलर, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। P से आपका फिलोसफर हो जाएगा दार्शनिक, C से कल्टिवेटर यानी कृषक, S से शेफर्ड यानी चारवाहा, T से हो जाएगा आपका ट्रेडर, ठीक है, यात्री नहीं ट्रेडर, ठीक है, व्यापारी, और W से हो जाएगा योद्धा, ठीक है, वॉरियर, और O से हो जाएगा पर्यवेक्षक ओवरसियर, और काउंसलर से पार्षद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इतने वर्गों में यहाँ पर विभाजित था, 3 3 6 1 7 वर्गों में, ठीक है। कौन से बुक में लिखा गया ये चीज़, तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका उसमें लिखा गया। बाकी अगर हम बात करते हैं पुराणों के अनुसार तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मतलब बताया जाता है कि ये जो है मूड़ा के पुत्र थे। मूड़ा कौन था, तो एक शिकारी की पुत्री थी मूड़ा, और उनके पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये पुराणों से पता चलता है। वही मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कुलहीन बताया गया है, ठीक है, कुलहीन बताया गया, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। हम्पी की बात करेंगे तो ये देवी पंपा देवी जो कि पार्वती देवी के समान है, ठीक है, तो उनके नाम पर ये जो है आपका हम्पी रखा गया था, पंपा देवी के नाम पे। और ये हम्पी है कहाँ पर, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। और बात करें वहाँ पर जो है विरूपाक्ष मंदिर भी है, 2 विरूपाक्ष मंदिर है कर्नाटका में, एक जो कि पट्टाडक्कल वाला है और एक आपका हम्पी वाला है। तो ये जो हम्पी वाला विरूपाक्ष मंदिर है इसका निर्माण विजयनगर से संबंधित लक्कन दंडेसा के द्वारा किया गया था। लेकिन वही अगर पट्टाडक्कल की बात करें तो ये आपका चालुक्य वंश से संबंधित रानी लोक महादेवी के द्वारा इसका किया गया था। तो 2 विरूपाक्ष मंदिर याद रखिएगा कर्नाटका में है, एक हम्पी वाला और एक पट्टाडक्कल वाला, और दोनों का कौन कौन निर्माण करवाया था इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये जो आपका विजयनगर अम्पायर के जो लोग थे, ठीक है, तो इनके जो समकालीन हुए ना, इनको कर्नाटका साम्राज्य मयू के नाम से बुलाते थे या फिर नरपति कहते थे, ठीक है, जो उसके समकालीन थे, मतलब उनके समय के शासनकाल में जो है अलग अलग जगह पर जो है रूल कर रहे थे। तो इनको जो है साम्राज्यमऊ एक एक बुलाया जाता था कर्नाटक साम्राज्यमऊ, और एक नरपति के नाम से बुलाया जाता था। वही इनके आसपास के जो थे, जैसे कि जो बहमनी में जो लोग रह रहे थे जो कि तुंगभद्रा नदी के ऊपर वाले हिस्से में थे, तो ये अश्वपति के नाम से जाने जाते थे, और ओडिशा में गजपति के नाम से जाने जाते थे। और जो कुदरई चट्टी थे, ठीक है, ये घोड़े के व्यापारी को कहा जाता था उस समय। तो ये चीज़ इतना फैक्ट आपको याद रखना है सेकंड क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। तो बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद टोटल 5 अलग अलग यहाँ पर जो है स्वतंत्र राज्य का उद्गम हुआ था, जो कि हम आपको बताएंगे अभी।
बाकी सबसे पहले याद रखिएगा कि जो बहमनी साम्राज्य है इसकी स्थापना कौन किया था, तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था, 1347 ईस्वी में किया था। बाकी अगर हम बात करते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में और चीज़ें, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे संस्थापक इसके। प्रारंभ में इसकी राजधानी गुलबर्ग थी, लेकिन बाद में इस राजधानी को बीदर शिफ्ट किया जाता है, जो कि अहमद शाह वली करता है। ठीक है, गुलबर्ग से बीदर कर देता है, जो कि 1422 से 35 एडी तक ये रहा था। ठीक है, बाकी हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है इनको, बहमन शाह को। जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे उनको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। और ये किनको हराए थे, तो ये वारंगल्स के जो काकातीयस थे उनको यहाँ पर हराए थे, जो कि विजयनगर के सामंत थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगर हम ताजुद्दीन फिरोजाबाद शाह के बारे में, तो इन्होंने देवराय प्रथम को हराया था, जो कि विजयनगर अंपायर से बिलोंग करते थे। उसके बाद के युद्ध में वो हार गए और उसकी पुत्री से फिर शादी कर लिए थे, याद रखिएगा। ताजुद्दीन फिरोजाबाद शाह के बारे में, ये सब बहमनी साम्राज्य से बिलोंग करते थे। बाकी अगर हम बात करते हैं कि बहमनी साम्राज्य जो है 5 राज्यों में विभाजित हुआ था, तो कौन कौन सा था, तो याद रखिएगा, एक बरार था, एक बीजापुर था, एक अहमदनगर था, गोलकुंडा था और बीदर था। और इसके संस्थापक भी याद रखना है और उसमें कौन से राजवंश थे ये भी याद रखना है। तो बरार में इमाद शाही वंश था, जिसके संस्थापक फताउल्ला इमाद शाह था। ठीक है, बीजापुर का आदिल शाही था, जो कि यूसुफ आदिल शाह ने इसकी स्थापना किया था। निजाम शाही था अहमदनगर में, जिसको कि मलिक अहमद ने स्थापित किया था। कुतुब शाही था आपका गोलकुंडा में, जो कि कुली कुतुब शाह ने स्थापित किया था। और यही कुली कुतुब शाह जो आपका हैदराबाद का चार मीनार है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चार निर्माण का याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बीदर की, तो बीदर जो है आपका बरीद शाही इसका राजवंश था और इसके संस्थापक कौन थे, तो अमीर अली बरीद थे। ठीक है, तो ये पांचों आपको याद रहना चाहिए। डेट याद कर सकते हैं, नहीं याद होता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेट ज़्यादा नहीं पूछेगा, मेन आपको यही पूछेगा कि कौन कौन सा था 5 भाग में। ठीक है, और उसके संस्थापक पूछ सकता है मुश्किल से, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल गुंबद, ठीक है, चार मीनार तो हम लोगों ने देख लिया। गोल गुंबद का निर्माण कौन करवाया था, तो ये करवाया था आपका मोहम्मद आदिल शाह, जो कि आदिल शाही डायनेस्टी से यहाँ पर जो बिलोंग करता था। ठीक है, बीजापुर में, तो गोल गुंबद का निर्माण उसने करवाया था। इसके अलावा ये जो गोल गुंबद है वो विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। बाकी प्रसिद्ध वास्तुकार गोल गुंबद के कौन थे, तो दाबुल के याकूत करके थे, वो थे इसके प्रसिद्ध वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्चर। इसके अलावा गोल गुंबद की बात करेंगे तो ये विश्व का सेकंड सबसे बड़ा गुंबद है। ठीक है, और भारत का पहला सबसे बड़ा गुंबद है गोल गुंबद। ठीक है, जो कहाँ पर पड़ता है, तो बीजापुर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल किसके पुत्र थे, तो बाजीराव प्रथम जो है आपके पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। ठीक है, और अगर पूछेगा रघुनाथ राव के पुत्र कौन थे, तो रघुनाथ राव के पुत्र जो है वो बाजीराव सेकंड थे। ठीक है, और इनके जो दत्तक पुत्र थे यानी कि गोद लिया हुआ बेटा था, जो कि नाना साहेब थे। ठीक है, जो कि 1857 की क्रांति में कानपुर से इनका जो 1857 का युद्ध हुआ था तो उसका लीड किए थे वो नाना साहेब। तो याद रखना है पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बेटे कौन थे, बाजीराव प्रथम या फिर बाजीराव बल्लाल, इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, और अगर पूछेगा बाजीराव सेकंड किसके पुत्र थे, तो रघुनाथ राव के पुत्र थे। और बाजीराव सेकंड के अगर दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र पूछेगा तो नाना साहेब थे। ठीक है, बाकी मराठा साम्राज्य के शासनकाल में जो है 2 टाइप का कर लगता था, एक चौथ और एक सरदेशमुखी। तो चौथ था कि जो भी आप लूट कर लाते हैं तो 1/4 हिस्सा जो है वो देना होता था राजा को। बाकी सरदेशमुखी में क्या था कि अतिरिक्त 10% का टैक्स देना होता था। ठीक है, तो 2 प्रकार के टैक्स इंपॉर्टेंट है, चौथ और सरदेशमुखी, जो कि मराठा एम्पायर के शासनकाल में लगता था। 5th नंबर क्वेश्चन है, कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो वजन और माप के मानकों का स्थापना। ठीक है, ये जो है आपका संघ सूची में आता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में आपको पता होगा संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख है। तो देख लेते हैं संघ सूची में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय थे, लेकिन अभी करंट में ये जो है 100 तक पहुंच चुका है। राज्य सूची में 66 चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन अभी करंट में ये घट के 59 हो चुका है। समवर्ती में 47 था और करंटली में ये 52 है। ठीक है, कौन कौन आएगा संघ सूची में, तो जितने भी डिफेंस से रिलेटेड है, जैसे रक्षा हो जाएगा, हथियार हो जाएगा, गोला बारूद हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, नागरिकता, ठीक है, रेलवे, एयरवे, मुद्रा और अंतर्राज्यीय प्रवास, ये सब आपका संघ सूची में आएगा। राज्य सूची में आ जाएगा पुलिस, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा, शराब, पुस्तकालय और स्वर्गधाम। स्वर्गधाम मतलब जो आपका कब्र वगैरह है, ठीक है, कब्रिस्तान, ये सब आपका राज्य सूची में। और समवर्ती में आ जाएगा शिक्षा, दिवालियापन, विवाह या तलाक, वन, परिवार नियोजन और व्यापार, ये सब आपका जो है समवर्ती सूची में आ जाएगा। तो ये तीनों आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे 6th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डीपीएसपी का लग रहा है। ठीक है, तो डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37।
ठीक है। अब यहाँ पर हम जो भी 36 से 51 आता है डीपीएसपी पार्ट 4 में, इसका हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, 36 से 44 तक देखेंगे, फिर बाद में बाकी का देखेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा था कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। 36 में क्या है, तो 36 में है आपका राज्य की परिभाषा, जो हम लोगों ने 12 आर्टिकल में पढ़ा था ना, कौन सा था 12 में, जो मौलिक अधिकार था। ठीक है, 12 से लेकर 35, तो उसमें जो 12 में जो सेम चीज़ है वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है, यानी राज्य की परिभाषा लिखा गया है और बता दिया मैंने कल ही। ठीक है, नेक्स्ट जो पिछला लेक्चर था उसमें, तो यहाँ पर मैं बताऊँगा नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 37 की बात करेंगे तो यह अपरिवर्तनीय है, यानी कि नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं ये चीज़ें। बाकी अनुच्छेद 38 की अगर हम बात करते हैं तो यह राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए अधिकृत है। मतलब 38 जो है वेलफेयर से संबंधित है। ठीक है, फिर से देखिएगा, 36 राज्य की परिभाषा, 37 यह नॉन जस्टिसिएबल है, 38 यह जो है वेलफेयर की बात करता है, 39 एलडीसी गोज टू पीएचसी, इसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं। ठीक है, सब क्लॉजेज याद रखिएगा। तो 39 का ए है, ठीक है, जो कि लाइवलीहुड से रिलेटेड है, जो कि पुरुष और स्त्री को पर्याप्त आजीविका के साधन से संबंधित है। लाइवलीहुड का मतलब वही हो गया। डी से हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि समाज के जितने भी भौतिक संसाधन हैं उसका उचित स्वामित्व एवं वितरण होगा। मतलब समाज में जो लोग हैं तो बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कहता है आपका 39 का जो बी क्लॉज है वो। उसके बाद सी से हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन, यानी कि आय एवं उत्पादन के संसाधनों का अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। इसलिए देखे होंगे कि भारत का जो इकोनॉमिक है, ठीक है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि इसमें पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी है, जिससे कि जो सेंट्रलाइजेशन होता है वो उसका खतरा नहीं रहता, मतलब वो कम है। तो सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपका है। पी से हो जाएगा पे, यानी कि स्त्री और पुरुष जो काम कर रहे हैं तो उनके जो कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। एच से हो जाएगा हेल्थ, यानी कि जो भी स्त्री और बच्चे हैं, ठीक है, या श्रमिक हैं, तो उनको जो प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना, मतलब वैसा रोजगार में नहीं भेजना है जो कि उनसे हार्म हो। जैसे बच्चों को ज़्यादा खतरनाक कामों में ना लगाया जाए, स्त्रियों को मतलब ज़्यादा हार्ड काम में ना लगाया जाए, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो हेल्थ वाले में ये आपका हो जाएगा, जो कि 39 ई में आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी ई में, ठीक है। और एफ में क्या आ जाएगा, एफ में आ जाएगा चिल्ड्रन से रिलेटेड है, यानी कि बच्चों की गरिमा के साथ साथ उनके विकास और जो शोषण हो रहा है उनको बचाने के लिए जो है यहाँ पर ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन, जिसको कि 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया है। ठीक है, तो 39 में ये सारे क्लाउजेस आपको याद रखना है। बाकी 39 का एक क्लाउज है जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन से इसको भी जोड़ा गया है। इसमें आपका कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि फ्री लीगल एड इसको बोलते हैं। ठीक है, फ्री लीगल एड, यानी कि मुफ्त में जो भी कानूनी है सहायता वो दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ आपका 39 में है। 40 में आपका पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है, वही चीज़ है जो कि 73rd अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। कौन से अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है। बाकी इसके अलावा अगर बात करते हैं 41 क्या कहता है, तो 41 जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत का गठन हो गया, तो अब जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको काम मिले, ठीक है, शिक्षा मिले, सार्वजनिक सहायता मिले, तो इन सब चीज़ों को देखना ये आर्टिकल नंबर 41 में है। ठीक है, यानी कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। 42 हो जाएगा आपका कि जो भी काम और मातृत्व अवकाश, यानी कि मैटरनिटी लीव है, ठीक है, तो उसकी न्याय संगत और मानवीय स्थितियों का प्रावधान 42nd अमेंडमेंट 1976 से इसको जोड़ा गया, 42 वाला। ठीक है, तो इसमें मैटरनिटी रिलीफ, जैसे मान लीजिए कोई वेमेन जो है वो गर्भवती है, तो उस केस में जो है उनको मतलब लीव मिल सकता है काम से। ठीक है, तो ये चीज़ आपका 42 में दिया गया है। आर्टिकल 43 है मजदूर और श्रमिकों की निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब जो भी रोजगार कर रहे हैं, जो भी मजदूर या श्रमिक, तो उनको इतना वेतन दिया जाए ताकि उनका जो भरण पोषण है वो सही से हो सके। तो ये आर्टिकल नंबर 43 में यहाँ पर लिखा गया है। 43 ए में क्या है, तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, मतलब जो भी उद्योग है तो उसमें प्लानिंग वगैरह में, ये सब चीज़ों में, कि अगर मान लीजिए कि वहाँ पर जो है उद्योग के जो ऑनर है, ठीक है, अगर वो नहीं रहेंगे तो उसमें श्रमिक भी उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब उसको चला सकते हैं। ठीक है, तो उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी आपका 43 ए कहता है। 42nd अमेंडमेंट 1976 से इसको भी जोड़ा गया है। 43 बी जो है आपका सॉरी, सहकारी समिति को बढ़ावा देना, मतलब ये चीज़ यहाँ पर दिया गया, सहकारी समिति से रिलेटेड है, जो कि 97th अमेंडमेंट 2011 द्वारा इसको जोड़ा गया था। और बाकी 44 आपको याद रखना, समान नागरिक संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपका हो जाएगा 44 से। तो आज के लिए 44 तक ही, बाकी के जो 45 से 51 बच गए उसको आगे कभी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। चूँकि पूर्ण समानता असंभव है, भारतीय संविधान का कौन सा समानता का अधिकार और उचित वर्गीकरण के अधीन कानून के समान संरक्षण के संबंध में है, मतलब कानून के समक्ष सभी समान है, ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14।
देखिए 12 से 35 आपका जो है वो डिस्कस करता है मौलिक अधिकार से। तो 12 में हम लोगों ने देखा था कि क्या है कि राज्य की परिभाषा था, ठीक है। 13 में था कि अगर संविधान के पूर्व जो भी नियम कानून है, अगर ऐसा लगता है संसद को कि नहीं ये जो है मतलब हनन हो रहा है, मतलब इससे किसी का हनन हो रहा है, तो उस केस में उस नियम को जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, वो 13 में है। और 14 से 18 हम लोग का स्टार्ट होता है यहाँ पर कौन सा, समानता का अधिकार। तो 14 नंबर जो आर्टिकल बोलता है वही बोलता है कि जो भी कानून है, ठीक है, उनके समक्ष में सब समान है और विधि का समान संरक्षण है। ये चीज़ आपका बोलता है कौन सा, 14 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो दो चीज़ें हैं, विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, कानून सबसे बड़ा होता है, ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया है। और एक है विधि के समान संरक्षण, का मतलब होता है कि समान परिस्थिति में समान न्याय और असमान स्थिति में असमान न्याय की अवधारणा, ये जो है आपका विधि के समान संरक्षण में आता है, जो कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब इसका अर्थ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई 18 से कम ईयर का बच्चा है और एक 18 से प्लस ईयर का बच्चा है, मान लीजिए दोनों ने सेम अपराध किया है, तो ये जो 18 से कम उम्र वाला बच्चा है उसको थोड़ा सा कम यहाँ पर जो है मतलब जो सज़ा है वो मिलेगा, और 18 से प्लस वाला है उसको थोड़ा सा ज़्यादा सज़ा मिलेगा। तो वही चीज़ बोलता है कि समान परिस्थिति में समान यहाँ पर न्याय मिलेगा और असमान स्थिति में असमान न्याय मिलेगा। तो ये 14 से संबंधित है, याद रखिएगा। बाकी 15 है। 15 ऑलरेडी कल हम पढ़ लिए थे कि धर्म, मूलवन, जाति, लिंग के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें भी काफ़ी सारे क्लॉज है, जैसे 1 वाला में है कि राज्य नहीं करेगा, सेकंड वाला है कि प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, थर्ड में था कि जो भी महिला और बच्चे हैं उनके लिए जो है विशेष प्रावधान बनाने के लिए जो है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और फोर्थ वाला में था कि जो अनुच्छेद 29 के खंड 2 है, ठीक है, उसमें कुछ राज्य के जैसे SC/ST के लिए है, तो SC/ST के लिए कोई प्रावधान बना रहा है तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये सब आपका 15 में आता है। तो कल हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया था। 16 भी हम लोगों ने देखा था कि नौकरी के सेक्टर में जो है जाति, लिंग, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रवेश करने का पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा था मेसोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल में, और सबसे ठंडा ये परत होता है। कल ही हम लोगों ने देखा था जो भी वायुमंडल की परत थी उसके बारे में, तो इसमें भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे है 9 नंबर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आपका बंगाल की खाड़ी, जो हम लोग का भारत का जो दाहिना हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पे अरब सागर यानी कि जो बायां हिस्सा है, और हिंद महासागर जो यानी कि जो दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ पर जो आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चक्रवात होता क्या है, ठीक है। तो चक्रवात की अगर बात करते हैं तो ये आपका, इसके लिए परिस्थिति क्या होता है, सबसे पहले वो देख लीजिए। तो मतलब कब चक्रवात आएगा, तो सबसे पहले तो कि बड़ी समुद्री सतह चाहिए, और प्लस में वो टेम्परेचर हाई चाहिए, जैसे सी है तो गर्म गर्म समुद्री सतह चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कॉर्डियलस फोर्स, ऊर्ध्वाधर हवा की गति में छोटे बदलाव, और साथ ही साथ पूर्व मौजूद कमजोर कम दबाव क्षेत्र। जैसे अब होता कैसे है ये मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि जहाँ पर भी साइक्लोन उत्पन्न होता है ना, तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर लो प्रेशर होता है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ कौन से में, तो ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में बीच में आपका लो प्रेशर रहता है और साइड साइड हाई प्रेशर होता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो विंड होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, तो यहाँ पर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस तरीके से जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि कोरियोलस फोर्स भी काम करता है यहाँ पे। तो कोरियोलस फोर्स के कारण नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, एयर, ठीक है, राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि बीच में क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम इसको जो है अपने पास खींचेगा, खींचने के कारण कुछ इस तरीके से जो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, गोल गोल इस तरीके से डायरेक्शन ये चलने लगेगा, ठीक है। और इसी से साइक्लोन यहाँ पर जो है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा किस तरीके से साइक्लोन बनता है। और ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, इसको हम लोग साइक्लोन का आई बोलते हैं, यानी शांत क्षेत्र इसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोरियोलस फोर्स के बारे में हम लोगों ने बताया था कि इक्वेटर पर जो है 0 होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी चक्रवात उत्पन्न नहीं हो सकता इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। बाकी जो चक्रवात होता है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपका वो क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चक्रवात होता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करता है, और प्रति चक्रवात इसका ठीक अपोजिट होता है, यानी कि बीच में हाई प्रेशर हो जाएगा और साइड साइड लो प्रेशर हो जाएगा। तो इससे जो है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज हो जाएगा और साउथ हेमिस्फीयर में जो है ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ चक्रवात के बारे में याद रखना है। बाकी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है क्यूलो निम्बल्स जो बादल है, ठीक है, बादल के बारे में, बादल का एक टाइप है, तो इसमें तीव्र ऊर्ध्वाधर विकास होता है, तो ये आपका क्यूलो निम्बल्स बादल कहलाते हैं। अभी बादल के बारे में जब आएगा तो उसके बारे में पढ़ा जाएगा, ये हालांकि ऑप्शन में था इसलिए सर ने थोड़ा बहुत बताया। अभी बादल के बारे में जब आएगा तो उसमें अच्छे से पढ़ाएंगे सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया कि चक्रवात जो है वो कैसे बनता है और प्रति चक्रवात कैसे बनता है। तो ये भी चीज़ याद रखिए कि जो चक्रवात होता है निम्न दाब में बनता है और प्रति चक्रवात जो होता है वो उच्च दाब में बनता है,
ठीक है, वही चीज़ है कि बीच में यहाँ पर लो प्रेशर रहता है तो चक्रवात, और बीच में अगर हाई प्रेशर है तो उच्च मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्रति चक्रवात, जिसको कि एंटी साइक्लोन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अलग अलग जगह पर जो है चक्रवात का अलग अलग नाम है, जैसे कि अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी प्रशांत या दक्षिणी चीन सागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है, और हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर, कौन मिट्टी के रंग, बनावट, रासायनिक गुण, खनिज सामग्री और पारगम्यता को निर्धारित करता है। तो देखिए इसमें काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं, मिट्टी में काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 3 लेयर होता है जो कि हर एक मिट्टी में देखने को मिलता है। ठीक है, 3 लेयर। तो ये नीचे वाला होता है ना, ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पर फिगर होगा। ठीक है, ये होता है, तो देख रहे हैं एक होता है CBA। ठीक है, ये 3 मुख्य होता है। ए यानी कि होता है क्या, ए यानी हो जाएगा सतही मिट्टी। ठीक है, इसमें ह्यूमस के साथ खनिज भी देखने को मिलता है। बी का मतलब होता है सब सॉइल, इसमें आपको खनिज और धातु लवण का जमाव देखने को मिलता है। और सी होता है मूल चट्टान। ठीक है, यानी पेरेंट रॉक इसको बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि आंशिक रूप से अपक्षयित चट्टान होता है, जो सबसे नीचे होता है। तो CBA होता है, और एक जो है किसी किसी में आपको देखने को मिलता है, किसी किसी में नहीं देखने को मिलता है। तो ए वाला जो ओ वाला जो होता है वो कार्बनिक सतह परत होता है, जो कि ह्यूमस कहते हैं जिसको। ठीक है, तो ये आपका मृदा का मतलब क्षितिज है या लेयर है आप कह सकते हैं। मुख्य रूप से ये 4 लेयर आपको याद रखना है कि OABC ये होता है आपका, सी सबसे नीचे, फिर बी, फिर ए, और सबसे ऊपर में ओ होता है, और ये सब में नहीं होता है। ठीक है, बाकी वही है कि यहाँ पर मूल चट्टान इसका करेंट आंसर हो जाएगा। जो रंग बनावट ये सब में जो निर्धारित होता है वो मूल चट्टान से ही निर्धारित होता है, यानी कि जो रॉक सेल होता है। ठीक है, जो पेरेंट सेल होता है, सॉरी पेरेंट सेल जो होता है ना, ठीक है, उसको। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चंबल के बारे में, आपको पता होगा कि चंबल नदी जो है वो खड्डे का निर्माण करती है और गली इरोजन को परफॉर्म करती है, यानी काटते हुई जाती है। तो ये बैड लैंड टोपोग्राफी का एक एग्जांपल है। बाकी इसके अलावा मिट्टी का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है, और जो पत्थर था, पत्थर का पेट्रोलॉजी था। ठीक है, पत्थर का हम लोगों ने देखा था पेट्रोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एक तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया क्या, कि जो यहाँ पर मूल सामग्री है। ठीक है, मूल सामग्री जैसे कि मिट्टी का रंग, बनावट, रासायनिक गुण, खनिज, ये सब आपका जो है निर्धारित करता है। जलवायु क्या निर्धारित करता है, तो ये तापमान और वर्षा अपक्षय और ह्यूमस की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब कैसा मिट्टी में ह्यूमस होगा, कितना होगा। ठीक है, ये सब होगा। बाकी समय क्या करेगा, तो समय आपका जो मिट्टी की मोटाई को निर्धारित करेगा, मतलब ज़्यादा समय लगेगा तो ज़्यादा मिट्टी बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आता है। राहत क्या आता है, तो राहत आता है मिट्टी का संचय, संचय का मतलब होता है जमाव। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो ये मृदा कारक को प्रभावित करने वाले कारक आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। बोला सीमांत कर्मचारी वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन या फिर 6 महीने से काम करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, सीमांत कर्मचारी वही होता है, इसको हम अस्थायी भी कह देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें 183 दिन से कम टाइम मिलता है, तो ये फिक्स नहीं होता है। बाकी मुख्य कर्मचारी की बात करेंगे तो वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 300 दिन नहीं, 300 दिन नहीं, कम से कम 183 दिन से ज़्यादा। ठीक है, इसमें कम इसमें ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं मुख्य कर्मचारी। तो ये थोड़ा सा अस्थायी रूप से हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पहला सिर्फ सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर बोला कौन प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो प्रथम प्रति व्यक्ति आय हम लोग क्या पढ़े थे कि ऊपर में नेशनल इनकम और नीचे क्या रखे थे, कुल जनसंख्या। तो उससे हमको राष्ट्रीय के प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। तो अगर इसमें गिरावट आ रही है, इसका मेन मतलब रीजन आपको बताना है कौन सा रीजन है इसमें से एक, तो जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, अगर जनसंख्या वृद्धि दर होगा ज़्यादा, यानी कि नीचे वाला वैल्यू जब बड़ा होगा तो नेशनल इनकम खुद ब खुद गिर जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था ना मैथ में कि अगर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा रहेगा तो जो वैल्यू होगा वो छोटा आएगा। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो वैल्यू जो है वो बड़ा आएगा। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, वही सेम चीज़ यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि में दर में वृद्धि हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 13 नंबर में गर्भाशय आँख की परितालिका श्वसनी में किस प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं। तो इसमें होती है चिकनी मांसपेशियाँ, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है, तो उसमें आपको चिकनी मांसपेशियाँ देखने को मिलती है। मसल्स 3 टाइप का होता है। ठीक है, देखिए 3 तरह का कौन कौन सा है, एक होता है रैखित पेशी, एक होता है चिकनी, और एक होता है हृदय पेशी। तो रैखित पेशी की बात करेंगे तो इसमें आपको ये प्रायः अस्थियों से जुड़ी होती है, मतलब हड्डी से जुड़ा होता है। और ये ऐच्छिक पेशी होती है, मतलब हाथ को घुमा रहे हैं, ठीक है, पैर घुमा रहे हैं, गर्दन घुमा रहे हैं, तो इन सब में क्या है, हमारा इच्छा है, अपने इच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐच्छिक पेशी में देखने को मिलता है। और गहरे तथा हल्के रंग की पट्टी होती है, इसलिए इन्हें रैखित पेशी भी कहते हैं। मतलब इसमें इस तरीके से जो है लाइन देखने को मिलता है, इसलिए इसको रैखित कहते हैं। और ये लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती है। मतलब ये बेलनाकार होती है, लंबी होती है, शाखा रहित होती है, मतलब इसमें कोई भी शाखा नहीं होता, ब्रांचेज नहीं होता है। ठीक है, और इसमें केंद्रक बहुत सारा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपका है रेखीय पेशी का। चिकनी पेशी क्या होता है, तो चिकनी पेशी जो होता है वो अनैच्छिक होता है सबसे पहला तो जो आँख की पलक हो गया, मूत्रवाहिनी, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये
यह अनैच्छिक पेशी होता है, इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टी नहीं होती है। इसमें होता है लेकिन इसमें नहीं होता, इसलिए इन्हें अरैखित पेशी भी कहते हैं। यह लंबी एक केंद्र की है और एक सिरे से नुकीली होती है, मतलब लंबी तो होती है लेकिन एक केंद्र की होती है, मतलब एक केंद्रक होता है। इसमें मल्टी न्यूक्लियस होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी इसमें शाखाएं होती है, याद रखिएगा, इसमें शाखा नहीं होता, इसमें शाखा होता है, इसमें नहीं होता है। बाकी हृदय पेशी तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यह हृदय में पाई जाती है। यह भी एक अनैच्छिक है क्योंकि हृदय को कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं आप खुद से। इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टी नहीं होती, इसमें भी नहीं होता है, लेकिन शाखाएं इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें भी एक केंद्रक होती है। तो याद रखिएगा इन दोनों में एक केंद्रक और शाखा शाखित होती है, लेकिन इसमें उल्टा होता है, बहुकेंद्रित और एक शाखी होता है, सॉरी मतलब शाखा नहीं होता है इसमें। तो ये आपको याद रखना है तीनों। तो हम लोग का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर चिकनी मांसपेशी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14th नंबर बोल रहा है किसी वस्तु की गति है फिल इन द ब्लैंक्स यदि उसका वेग स्थिर है। तो अगर हम वेग को स्थिर रखते हैं तो आपका एक समान गति कहलाता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, उसको हम एक ही गति से चल रहे हैं, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे हैं तो उतना ही रफ्तार से चल रहे हैं, कहीं पर भी चेंज नहीं करें, तो उसके एक समान गति कहेंगे। और असमान गति क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कुछ हिस्सा 10 किलोमीटर की रफ्तार से चले, कुछ हिस्सा हम लोग 15 किलोमीटर से चले, फिर कुछ हिस्सा 10 किलोमीटर पर घंटा चाल से चले, तो इसमें क्या बोलते हैं, इसको असमान गति बोलते हैं। ठीक है, तो असमान अंतराल में तय की गई दूरी को असमान गति और एक समय अंतराल में तय की गई समान दूरी को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, चलो आगे। एक वृत्तीय गति भी होता है। तो वृत्तीय गति क्या होता है कि जब हम यहाँ पर वृत्तीय गति पे चलते हैं ना, तो इसमें स्पीड तो मतलब सेम होता है, लेकिन वेलोसिटी जो होता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि डायरेक्शन जब चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो ये चीज़ होता है। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, और इससे जो एक्सलरेशन पैदा होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से जानते हैं, जो कि सेंटर की तरफ लगता है। इसका फॉर्मूला होता है v² यानी कि वेलोसिटी बाई में आर। आर का मतलब होता है कि पॉइंट से कितना दूरी पर है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ आपने पढ़ लिया। बाकी वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए पिंड की गति ये है आपका। और फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन होता है। एक्सलेशन की जगह पे हम लोग जो है ये v² रख सकते हैं। तो इसका जो फोर्स क्या निकल के आ जाएगा, तो mv² निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा यहाँ पर कि जो वृत्तीय गति है उसमें फोर्स क्या होगा, तो फोर्स ये होगा। बाकी अदिश और सदिश राशि आपको पता होगा कि अदिश होता है जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसको अदिश राशि कहते हैं, जैसे कि दूरी, चाल। और अगर सदिश बोलेगा तो सदिश का मतलब हो जाएगा जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, जैसे कि विस्थापन और वेग। ठीक है, त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, और वेग में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग माइनस में प्रथम प्राथमिक वेग। ठीक है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और वेग का मीटर पर सेकंड होता है। एक समान त्वरण और असमान त्वरण क्या होता है, सेम जिस तरीके से हम लोगों ने एक समान क्या पढ़ा था, वेग और असमान वेग पढ़ा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा। एक समान त्वरण में जो एक्सलेशन का वैल्यू होगा हर जगह पर सेम होगा। मतलब मान लीजिए 5 से 10 हुआ 2 सेकंड में, फिर 10 से 15 हुआ 2 सेकंड में, फिर 15 से 20 हुआ 2 सेकंड में। लेकिन अगर 5 से 10 होने में 2 सेकंड, फिर 10 से 15 3 सेकंड, मतलब टाइम चेंज होता रहा है, तो इसको हम असमान त्वरण कहते हैं। ठीक है, बाकी दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, और चाल अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर बोला नटवाड़ी नृत्य जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो नटवाड़ी नृत्य जो है आपका कथक से संबंधित है, याद रखिएगा। कहानीकारों का नृत्य के नाम से जानते हैं इसको। ये उत्तर प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य है, और ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो हिंदुस्तान संगीत पर आधारित है। मतलब दो तरह का होता है ना, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक, तो हिंदुस्तान संगीत से एसोसिएटेड है। बाकी नटवाड़ी का अर्थ होता है कृष्णा का नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें आपको कृष्णा का नृत्य होता है। बाकी भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करें तो 12वीं शताब्दी में इसको दो भागों में बांटा गया था, एक आपका कैनेटिक और एक था हिंदुस्तानी। तो कैनेटिक के बारे में आपको पता होगा कि पुरंदर दास जो है इनके जनक माना जाता है, और क्वीन माना जाता है यहाँ पर सुब्बुलक्ष्मी को। बाकी हिंदुस्तानी संगीत की बात करेंगे तो उत्तर भारत में देखने को मिलता है, जैसे कि हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मराठी, ये सब आपका हो जाएगा हिंदुस्तानी संगीत का एग्जाम्पल। और कैनेटिक में हो जाएगा संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, ये सब। बाकी कथक की और हम बात करेंगे तो कथक का मतलब होता है कथा, मतलब कथा के फॉर्म में जो है यहाँ पर स्टोरी को दर्शाया जाता है। और अगर बात करते हैं इसको पुनर्जीवित कौन किया था, तो वाजिद अली शाह ने किया था, जो कि अवध के नवाब थे अंतिम। ठीक है, और अगर बात करते हैं कथक के तो इसके 3 घराने हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। इसके संस्थापक याद रखिएगा, बनारस घराना के जानकी प्रसाद हो जाएंगे, जयपुर घराना के भानु जी, और ये वाजिद अली शाह नहीं होगा भाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ईश्वरी प्रसाद यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, लखनऊ घराने के संस्थापक। बाकी वाजिद अली शाह ने तो उसको क्या किया था, पुनर्जीवित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो है एक्सपोनेंट देखते हैं, जो भी यहाँ पर यूपी के जो भी अदर जो लोक नृत्य है, जैसे कि चरकूला है, ठीक है, रासलीला है, ख्याल है, नौटंकी है, कजरी है, रामलीला है और दादरा है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। लेकिन अगर पूछेगा यहाँ पर कथक के एक्सपोनेंट कौन कौन से थे, तो इसको याद करने का है, अरे महाराज नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या मिलेगी, लखपति बनोगे और मंगल होगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो कि जिसमें भी महाराज लग जाए, ठीक है, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आपको मिलेगा यहाँ पे, कहाँ पे, कथक में, जैसे कि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, अच्छन महाराज, ये सब हो जाएगा। नारायण देखने को मिलेगा, जैसे शोभना नारायण। तो शोभना नारायण दो चीज़ें में है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक और कहाँ पर बताया था हम लोगों ने। देवी से हो जाएगा सीताराम देवी, आस्था से हो जाएगा कामिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, ठीक है। प्रसाद से हो जाएगा नारायण प्रसाद, कालका प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। विद्या से हो जाएगा विद्या गौरी, और लखपति से हो जाएगा कुमुदरी लखिया, ठीक है। मंगल से हो जाएगा अदिति मंगल दास, और बाकी ये कुमकुम धाड़, रोशनी कुमार, गोपी कृष्ण, रानी कृष्णा, ठीक है, गीतांजलि, मौलिक सा, ये सब आपका जो एक्सपोनेंट है कथक के। नेक्स्ट है 16 नंबर बोला घुड़ही किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का, और आप याद रखिएगा कि नाटा हो जाएगा, ठीक है, छोड़ा हो जाएगा, ठीक है, धमन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में राक्षस डांस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चोलंबा हो जाएगा, कयंग माल हो जाएगा, डांगी हो जाएगा, छपेली हो जाएगा, छम हो जाएगा। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या याद कर लेना है, डांगी, छपेली, छम, ठीक है, ये याद कर लेना है। नाटी डांस और झोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है, जो मैंने टिक किया है, इससे आपका और आएगा क्वेश्चन, बाकी देख लीजिएगा सब। बाकी झारखंड की बात करेंगे तो इसमें कड़मा हो जाएगा, पाइका हो जाएगा, फगुआ हो जाएगा, मुंदरी हो जाएगा, डोमकच हो जाएगा, झुमड़ा हो जाएगा, छऊ हो जाएगा और हुंटा। छऊ 3 जगह पे होता है, आपको पता होना चाहिए, वेस्ट बंगाल में भी होता है, ठीक है, झारखंड में भी होता है और उड़ीसा में भी होता है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो गंभीरा, पुरुलिया छऊ, ठीक है, तुसु, भाडू, रामपा, ये सब आपका पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में आपका यक्षगान हो जाएगा, करगा हो जाएगा, वीरगासे हो जाएगा, डोलू कुनिथा हो जाएगा, बोलक हो जाएगा, कमसाले हो जाएगा, भूत आराधने और नागमंडल। तो याद करने वाला चीज़ है, बाकी यहाँ पर ट्रिक दे रखा है इन्होंने, अगर आप चाहें तो इसका ट्रिक एक बार पढ़ के उसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो खुद का कुछ अगर सेंस लगाते हैं तो वो आपको ज़्यादा लंबा समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो वो अपना देख लीजिएगा। बाकी किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है, तो ये सूखा रोग इसको बोलते हैं। तो विटामिन डी की कमी से ये होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पानी में घुलित विटामिन होता है बी और सी, ठीक है, और वसा में घुलनशील होता है ए डी ई के। कीड़ा करके आप याद कर सकते हैं इसको, के ई डी ए, ठीक है, ये वसा में घुलनशील है और बी और सी पानी में घुलनशील है। बाकी विटामिन ए का अगर पूछेगा रासायनिक नाम तो ये रेटिनॉल हो जाएगा। इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, यानी कि इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। ये आपका हड्डी से संबंधित रोग होता है इससे, जैसे कि रिकेट्स हो जाएगा या फिर ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। ऑस्टियोमलेशिया में जो बोन होता है ना मुलायम हो जाता है, ठीक है, जिससे वो मुड़ जाता है। बच्चों में ज़्यादा ये देखने को मिलता है, ठीक है। विटामिन ई की बात करते हैं तो टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। इसकी कमी से बांझपन, मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलता है। बाकी विटामिन के की अगर हम बात करते हैं तो फाइलोक्विनिन इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा, और ये जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है विटामिन के, याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन सी की बात करते हैं तो ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इससे स्कर्वी रोग होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर क्या है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2011 में आपका जो है 82.1% 4% मेल का था और फीमेल का 65.46% था। तो दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, 16.68 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 2011 का। अगर ओवरऑल पूछेगा तो ओवरऑल 74.04% आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमसे डिफरेंस पूछा था तो 16.68 हो जाएगा। बाकी साक्षरता दर कैसे निकलता है, तो 7 वर्ष या फिर 7 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी बच्चे हैं, अगर वो लिख और पढ़ सकते हैं, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है, तो उसको अगर लिख सकता है, समझ सकता है, तो वो आपका साक्षर कहलाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। बाकी अगर हम बात करते हैं 2001 में कितना था ये साक्षरता दर, तो 64.83 था। तो 2001 से 11 में अगर देखा जाए तो 9.2% की वृद्धि देखने को मिली थी। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे कम सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पर देखने को मिला था, तो राजस्थान यहाँ पर हो जाएगा 27.85% और दूसरा सबसे ज़्यादा झारखंड में देखने को मिला था। बाकी पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे कम अंतर वाला राज्य आपका मेघालय था, सेकेंड नंबर पर आपका केरला था, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर बात करते हैं कौन से राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है, तो केरला में सबसे ज़्यादा है 94%, बिहार में सबसे कम है 61.8%, सेकंड जो न्यूनतम है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। बाकी यूटी में लक्षद्वीप का सबसे ज़्यादा है 91.85 और दादरा नगर हवेली का सबसे कम है। जिला की बात करेंगे तो सरचिप हो जाएगा, मिजोरम में पड़ता है ये, तो वहाँ का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, और अलीराजपुर जो कि एमपी में पड़ता है वहाँ पर सबसे कम है। बाकी साक्षरता दर तो मैंने बता दिया, केरल का सबसे ज़्यादा, उसके बाद मिजोरम का है।
लिंग आधारित साक्षरता दर की बात करेंगे हम लोग, तो पुरुष सबसे ज़्यादा आपका केरला में है और महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा आपको केरला में ही स्टेट में और यूटी में लक्षद्वीप हो जाएगा। बाकी पुरुष अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो ये बिहार में, महिला में भी आपका बिहार ही हो जाएगा, ठीक है, लिंग के बेसिस पे अगर पूछेगा तो। बाकी किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है, तो शेक हैंड प्रयोग आपका जो है टेबल टेनिस हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी से संबंधित आपका फोर हैंड और बैक हैंड, ठीक है, तो ये आपका टेबल टेनिस के साथ साथ आपका जो है बैडमिंटन में भी ये यूज किया जाता है, जो फोर हैंड और बैक हैंड है, ठीक है। बाकी एक स्क्वैश गेम है, उससे संबंधित आपको याद रखना है दीपिका पल्लिकल और अनाहत सिंह एसोसिएटेड है। बाकी बैडमिंटन का याद रखिएगा कि इसका जो डायमेंशन होता है 44 फीट बाई में 20 बाई 17 फीट का होता है, मतलब या तो 44 बाई 20 होगा या तो 44 बाई 17 होगा, ठीक है। नेट की ऊंचाई की बात करेंगे तो 5 फीट या फिर 5 फीट 1 इंच होगा। SAI यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण, इसके स्थापना 1984 में किया गया था। बाकी बैडमिंटन में जो है आपका 3 कार्ड यूज किया जाता है, पीला कार्ड, रेड कार्ड और एक और क्या, ब्लैक कार्ड, ठीक है। तो पीला कार्ड अगर कदाचार के लिए चेतावनी मिलती है, रेड में आपको बोला जाता है कि अगर कीजिएगा तो इस बार निकाल दिया जाएगा आपको, और अगर ब्लैक मिल गया मतलब समझिए कि आपको गेम छोड़ना पड़ेगा और आप गेम हार भी जाइएगा। बाकी बैडमिंटन से संबंधित कप कौन कौन सा है, तो थॉमस कप, उबेर कप। तो थॉमस कप पुरुष से संबंधित है और उबेर कप महिला से संबंधित है। एक है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल कप, तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि भारत में हुआ था, ठीक है। बाकी यही था आज का लेक्चर, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी को अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो कम से कम लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग देखते हैं कम से कम लाइक कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों तक हमारा वीडियो सजेस्ट हो पाएगा। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगता है सीरीज़, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या कुछ भी अदर डिमांड है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करूँगा। बाकी PDF के लिए मैंने बता दिया कि PDF कैसे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि PDF कैसे मिलेगा, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। PYQ पार्ट 5 भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो GK के लिए लगभग टेंशन खत्म हो जाएगा आपका। आराम से आप 20-25 नंबर तो आराम से कर लीजिएगा, ठीक है, अगर सिर्फ PYQ पार्ट 5 कर लीजिएगा तो इसलिए आप इसको अंत तक जुड़े रहिएगा, मैं भी अंत तक इसको करवाऊंगा, ठीक है। चलिए बाकी आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।